गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के यूनिट 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे तरह के जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, डेविड के बुलरो का एसएमसीआर मॉडल, हेरोल्ड लैसवेल का मॉडल, शैनन वीवर का मॉडल, चार्ल्स ओसगुंड मॉडल, जॉर्ज गर्नर मॉडल, थियोडोराइट न्यूकॉम मॉडल, वेल्सली मैकलन मॉडल और फ्रैंक डांस मॉडल और विल्बर शैनन का मॉडल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। तो मॉडसन ने कहा है कि इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ए मॉडल इज ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट इन आइडियलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो मॉडल क्या है कि एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इवेंट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, या कोई भी जो कंटेंट हम जो है कम्युनिकेट करते हैं उसका एक जो है आइडियलाइज्ड फॉर्म है। बट ये क्या, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो है इट इज़ नॉट ए रियल फॉर्म, इट इज़ अनरियल फॉर्म। मीन्स जो है जब कोई भी चीज़ बताया जाता है तो उसके अंदर वो किस तरह से कम्युनिकेट किस तरह किया गया है, तो उसके अंदर जो कंटेंट और जो चीज़ें है हैपनिंग होंगी उनको जो है मॉडल का मतलब एक्चुअल में जो कंटेंट होगा, जो हैपनिंग हो रही होंगी, वो एक डायनेमिक प्रोसेस होगा। बट मॉडल क्या है कि मॉडल एक स्टिल जो है एक जस्ट आइडिया आपको देता है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें कैसे एक जो है स्टिल फॉर्म में जो है आपको रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडल्स आर समव्हाट आर्बिट्रेरी नेचर, आर्बिट्रेरी नेचर के होते हैं। कहने का मतलब कि इनका वास्तविकता से जो है कहीं भी कोई इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। बस यही होती है कि फॉर्म वही होगा। एक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग एलिमिनेट सर्टेन डिटेल्स टू फोकस ऑन एसेंशियल फैक्टर्स। जो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ डिटेल्स होती हैं उसकी वो उसमें से निकल भी जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो मेन फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है मॉडल में। की टू द यूजफुलनेस ऑफ मॉडल इज द डिग्री टू विच इट conforms in point by point correspondence to the underlying determinants of communicative behavior। तो बोल रहे हैं कि एक मॉडल का यूजफुलनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा जो भी एक्टिविटीज़ पॉइंट बाय पॉइंट जो हैपनिंग हो रही हैं, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो करेस्पॉन्डेंस हुआ है, उसको किस तरह से जो कम्युनिकेटिव बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसी के ऊपर उस मॉडल का यूजफुलनेस आंका जाता है। कम्युनिकेशन मॉडल्स आर मेरली पिक्चर्स। कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस नहीं है, एक जो है पिक्चर की तरह एक स्टैटिक चीज़ है। दे आर इवन डिस्टोर्टिंग पिक्चर्स, ये एक्चुअली एक्चुअल नहीं है तो इसलिए इनको बोल सकते हैं कि ये डिस्टोर्टिंग पिक्चर्स हैं। ये स्टॉप और फ्रीज एंड एसेंशियली डायनेमिक इंटरैक्टिव, क्योंकि जो है एक एसेंशियली जो डायनेमिक इंटरैक्शन या कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको ये क्या है एक फ्रीज करके एक पार्टिकुलर पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। Models are metaphors, they allow us to see one thing in terms of another। तो मॉडल्स क्या हैं कि एक मेटाफर की तरह भी होते हैं, और ये एक चीज़ में दूसरी चीज़ को भी देखने समझने के लिए हमें एक हमें अवधारणा देते हैं। अभी हम बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ मॉडल। रेलेवेंस ऑफ मॉडल ये है कि मॉडल दे शुड अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस। मॉडल कोई भी है वो मॉडसन बोलते हैं कि वो तभी यूजफुल है जब ये अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन इस तरह से प्रेज़ेंट करता है कि आप उसको ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन कर सकें। दूसरा जो है दे शुड क्लैरिफ़ाई कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको बिल्कुल क्लियर सिंपल टर्म में जो है वो जो है समझाना चाहिए, तो इसलिए वो क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी को। दे शुड लीड अस टू न्यू डिस्कवरीज़। नई चीज़ें हमें समझने सोचने का इससे मॉडर्न से जो है मौका मिलना चाहिए। मॉडसन कहते हैं एंड एंगल मॉडल्स हैव heuristic value, that is they provide new ways to conceive of hypothetical ideas and relationships. They may well be their most important This may well be their most important function. With the aid of a good model, suddenly we are jarred from conventional mode of thought. Ideally, the model, any model, even when studied casually, should offer new insights and culminate in what can only be described as an aha experience। तो इस तरह से कहते हैं कि ये नई डिस्कवरीज, नई चीज़ें हमें सीखने और समझने का मॉडल जो है हमें मौका देता है। अभी मॉडल की लिमिटेशन के ऊपर बात करेंगे।
कैन लीड टू ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते करते मॉडल ऐसा ना हो जाए कि मॉडल टॉलरेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्लॉप, मतलब जो है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मॉडल इतना ज़्यादा सिंपल होते होते ओवर सिंप्लीफिकेशन में चला जाए और उसमें जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो जो है उसको वो कंटेंट उसका जो है ख़त्म हो जाए। दूसरा है कैन लीड टू कन्फ्यूजन ऑफ ए मॉडल बिटवीन द बिहेवियर्स इट पोर्ट्रेड, जो बिहेवियर जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो एक्चुअल बिहेवियर है, उससे कहीं जो है ये कन्फ्यूजन ना पैदा करके मॉडल। मॉटसन कहते हैं क्रिटिक्स आल्सो चार्ज दैट मॉडल्स आर readily confused with reality. The problem typically within an initial exploration of some unknown territory, and what is worse, another form of ambiguity substituted for the uncertainty the map was designed to minimize. तो किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करते करते ऐसा ना हो कि ओवर सिंप्लीफिकेशन और जो है कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए। इसके अलावा प्रीमेच्योर क्लोजर, मॉडर्न डिजाइनर में स्कैप द रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड मैप रीडिंग एंड स्टिल फॉल प्रे टू डेंजर्स इनहेरेंट एब्स्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि कई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कहीं एब्स्ट्रैक्ट करना दे और ये प्रीमेच्योर क्लोजर की तरफ न चला जाए। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले मॉडल की, जो एरिस्टोटल का मॉडल है। ये 300 बीसी से पहले का मॉडल है दोस्तों। एरिस्टोटल जो है ये 384 से 322 बीसी तक काल में जो है इनको जो है ये 384 बीसी में पैदा हुए थे, 322 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और उस ड्यूरेशन में इन्होंने 300 बीसी से पहले का अगर कोई मॉडल है तो वो अरिस्टोटल का ही मॉडल है। ये ग्रीक फिलोसोफर थे और स्टैगिरा नॉर्दर्न ग्रीस में पैदा हुए थे। ये इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट का इनको टीचर भी कहा जाता है कि ये इनके उनके एक जो है बहुत गुरु थे। हिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लॉजिक, मैथमेटिक्स की इन्होंने पढ़ाई की थी। ह्यूमन नेचर के जो है साइंटिफिकली जब एक्सप्लोर कर रहे थे तब इन्होंने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक डेवलप किया था, जो कि ओरल कम्युनिकेशन में जिसको इस्तेमाल होता है। इसी को दोस्तों बाद में एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया। दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको सबसे पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। और ये ही एक ऐसा मॉडल है जो 300 बीसी से पहले का मॉडल है। इट इज ऑल्सो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अमंग ऑल कम्युनिकेशन मॉडल। तो सारे कम्युनिकेशन मॉडल में इसको हर जगह पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इनका मॉडल जो है किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, स्पीकर के ऊपर, और उसकी क्या स्पीच है। और इसका जो है क्या, इनके मॉडल के अंदर टोटल 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जबकि कुछ ऑथर है जो बोलते हैं कि नहीं, जो इनके 3 ही बेसिक मेन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनका नाम है स्पीकर जो कि खुद बोलने वाला है, स्पीच जो कंटेंट है, और ऑडियंस जो सुनने वाले हैं। तो इस मॉडल को कई लोग जो है एसएमआर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, सोर्स, मीडियम और रिसीवर मॉडल। लेकिन जो पांचों जो कंटेंट हैं वो 5 जो है इस मॉडल के पांचों बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो है स्पीकर हो गया, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस और इफेक्ट। तो ये 5 जो है इसके मॉडल के हैं। अब ये मॉडल को अच्छी तरह से देख लेते हैं। मॉडल देखिए दोस्तों, आपके सामने इस तरह से है कि स्पीकर है, स्पीकर के बाद स्पीच है, स्पीच के बाद वो ओकेशन कौन-सा है, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जो है बहुत ही ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में। तो कॉन्टेक्स्ट है या ओकेशन है। उसके बाद ऑडियंस हो गए जो रिसीव करने वाले हैं, और उसके बाद इनका इफ़ेक्ट क्या है ऑडियंस के ऊपर। तो स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस और इफ़ेक्ट, ये इस मॉडल के मेन एलिमेंट्स हैं। और ये एरिस्टोटल का जो मॉडल है ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। स्पीकर के पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और वही सबसे ज़्यादा एक्टिव ही है। जो ऑडियंस है वो पैसिव है। वो क्या है, उसको खाली स्पीच से इन्फ्लुएंस होना है और वो पैसिव होके मतलब उसने सुन रहा है और उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो फिर क्योंकि पैसिव है ऑडियंस, तो ऑडियंस कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कोई इंटेज में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस मॉडल को क्या बोला जाता है कि एक वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है। खाली स्पीकर एक अकेला ही जो है इसको मैसेज को दे रहा है, बाकी और इसमें जो ऑडियंस है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। स्पीकर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्पीकर जो है अपनी स्पीच को प्रिपेयर करता है, ऑडियंस को एनालाइज करता है, और उसके बाद ही जो है वो स्टेज पर जाता है। तो जो एरिस्टोटल मॉडल है इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म है
क्रिटिसिज्म यही है सबसे बड़ा कि इसके अंदर कोई फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है। फीडबैक का कंसेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीकर खाली बोल रहा है और ऑडियंस ओनली सुन रहे हैं। तो इसमें अगर स्पीच में बीच में कहीं कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, जो बोल रहा है स्पीकर उसको ऑडियंस तक अगर नहीं पहुंची या ऑडियंस नहीं सुन पाया, तो फिर उसका स्पीकर को पता नहीं चलेगा कि मेरा ये जो कंटेंट जो भी मैंने बोला है वो स्पीकर तक ऑडियंस तक हमारे पहुंचा है या नहीं। तो इसलिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर, नॉइज बैरियर, नॉइज और इसके अलावा और दूसरे बैरियर जो कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं उनके बारे में इसमें कोई कंसेप्ट दिया नहीं है। मॉडल कैन ओनली बी यूज फॉर पब्लिक स्पीकिंग, इसको खाली जो है पब्लिक स्पीकिंग के लिए ही यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये एक लीनियर मॉडल है और इसके अलावा क्या है कि इट डज नॉट कैटर फॉर इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में भी कोई बातचीत नहीं करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल हेरोल्ड लाइट ड्वाइट लैसवेल मॉडल, 1948 में ये मॉडल आया था। हेरोल्ड ड्वाइट लैसवेल ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और एक कम्युनिकेशन थियरिस्ट भी थे। यल यूनिवर्सिटी में ये लॉ के एक प्रोफेसर थे। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी ये थे और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इसके बाद वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में भी इन्होंने काम किया था। लैसवेल का कम्युनिकेशन मॉडल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन का किस तरह से सोसाइटी में फंक्शन है। इन्होंने एक बहुत ही कन्वीनियंट तरह से एक इसको रिप्रेजेंट किया है कि हु, वो जो सेंडर है, हु मतलब वो सेंडर है। उसके बाद सेज व्हाट मीन्स मैसेज का कंटेंट क्या है। उसके बाद वो चैनल मीडियम किस माध्यम से, इन विच चैनल वो जो है मैसेज को कन्वे कर रहा है। टू हुम उसके ऑडियंस कौन है, रिसीवर कौन है, और विद व्हाट इफेक्ट, कहने का मतलब कि वो क्या उनको जो है कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या इफेक्ट उनके ऊपर आए ऑडियंस उनके ऊपर। जैसे वो कोई नॉलेज देना चाहता है लोगों को सीखने के लिए, या कुछ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस पास करना चाहता है, या कोई और चीज़ें कुछ बताना चाहता है। तो इस तरह से दोस्तों ये भी एक जो है एक लीनियर टाइप का मॉडल आपको देखने से लगेगा। इसके अंदर कंपोनेंट जो हु है, हु इज़ द कम्युनिकेटर और सेंडर। तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, और वो कंटेंट जो मैसेज है वो भी दोस्तों जो हु है वही क्रिएट कर रहा है। मीडियम जो है मीडिया हो गया, और उसके बाद रिसीवर जो मैसेज है वो टू हुम हो गया और किस इफ़ेक्ट के लिए, या उसके बाद जो है दोस्तों इसने ऑडियंस से जो है एक्चुअली इसको फीडबैक भी मिलना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं अभी एडवांटेजेस क्या हैं लैसवेल मॉडल के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि इट इज़ ईजी एंड सिंपल। It is designed for mass communication and propaganda analysis, but suits for almost all type of communications. And the concept of effect का इसके अंदर इफेक्ट वाला भी कंसेप्ट है। विद व्हाट इफेक्ट, क्योंकि ये बोल रहा है तो इसमें इफेक्ट क्या है, इसका मतलब फीडबैक के ऊपर थोड़ा सा है बट टोटल फीडबैक नहीं है। तो डिसएडवांटेज इस मॉडल के यही है कि फीडबैक मेंशन नहीं किया गया है, खाली इफेक्ट की बात की गई है। नॉइज़ के बारे में कोई मेंशन नहीं है, और इसके अलावा ये एक लीनियर मॉडल है। नेक्स्ट मॉडल हम बात करते हैं क्लॉड शैनन और वारन वीवर का मॉडल। क्लॉड शैनन और वारन वीवर के बारे में पहले आपको बता दें दोस्तों। क्लॉड एडवर्ड शैनन इनका पूरा नाम है। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और क्रिप्टोग्राफर थे। इनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लॉड एडवर्ड शैनन इन्होंने इंफॉर्मेशन थियरी का फाउंड किया था, और एक लैंडमार्क पेपर इन्होंने लिखा था मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 1948 में पब्लिश हुआ था। वारन बीवर जो थे वो भी एक अमेरिकन साइंस थे, मैथमेटिशियन और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनको बहुत ही ज़्यादा जो है मशीन ट्रांसलेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया था, उसके लिए उनको उनका इसका एक पायनियर माना जाता है। और इन दोनों ने एक बुक को ऑथर किया था, दोनों ने मिल करके एक बुक लिखा था, जिसमें इन्होंने कम्युनिकेशन के मॉडल के ऊपर चर्चा की थी। इनका इंजीनियरिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है इसको कहा जाता है। एक्चुअली ये बेसिकली टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से ही इसके ऊपर बेस्ड है ये। और इसको
कम्युनिकेशन मॉडल के भी माने में अगर बात करें तो इसको मदर ऑफ़ ऑल मॉडल्स भी बोला जाता है। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सोर्स है सबसे पहले, उसके बाद इसको ट्रांसमीटर है, उसके बीच में मैसेज आ गया। इन्फॉर्मेशन सोर्स का मतलब यही हो गया कि जो सेंडर है, जिसको बोलना है, वो सेंडर है। सेंडर ने जो है इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया, उसने अपना मैसेज कंटेंट क्रिएट किया, उसको एक मैसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद एक ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर करके मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी हो सकता है। तो इन्होंने इनको क्योंकि ज़्यादा इनका कम्युनिकेशन बेस्ड मॉडल है, तो इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीफ़ोनिक या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस किया है। तो एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर उसको सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है और उसके बीच में जो है इन्होंने दिखाया है कि नॉइज़ का सोर्स भी बीच में है, मतलब मीडियम के अंदर नॉइज़ भी है। और उसके बाद जो है जब रिसीवर के पास पहुँचता है तो वो सिग्नल रिसीव हो रहा है, तो रिसीव्ड सिग्नल रिसीवर को पहुँच हो गया और उसके बाद उसने रिसीवर ने क्या किया कि मैसेज को निकाला और उसके बाद वो उसके डेस्टिनेशन को पहुँचा दिया। तो इस तरह से इनका मॉडल है। तो ये मॉडल एक लीनियर मॉडल है और ये एक जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरह से मैसेजेस को भेजा जाता है और किस तरह से उनको रिसीव किया जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसने इंट्रोड्यूस किया है कांसेप्ट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ जो कि एक डिस्टर्बेंस हो सकता है, वो मैकेनिकल चैनल में भी हो सकता है और नॉर्मल चैनल में भी नॉइज़ पैदा हो सकती है, तो नॉइज़ कहीं भी हो सकती है। तो इन्होंने इसी प्रिंसिपल के ऊपर इन्फॉर्मेशन थियरी का डेवलपमेंट किया था। इसमें जो सेंडर है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इन्फॉर्मेशन को जो है स्टार्ट करता है। उसके अंदर जो थॉट्स, आइडिया हैं, उनको वो क्या है एक मैसेज के रूप में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उस मैसेज को बना करके ट्रांसमीटर को भेज देता है और ट्रांसमीटर उस मैसेज को क्या करता है, पहले इनकोडर का काम करता है, इनकोड करेगा मैसेज को, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद जो चैनल होगा, नॉइज़ सोर्स होंगे उसके अंदर। तो नॉइज़ भी इन्होंने बात किया है कि इंटरनल नॉइज़ भी हो सकती है, एक्सटर्नल नॉइज़ भी हो सकती है। इंटरनल नॉइज़ के ऊपर अगर बात करें तो सेंडर मेक्स ए मिस्टेक इन कोडिंग मैसेज और रिसीवर मेक्स ए मिस्टेक डिकोडिंग ए मैसेज। अगर जो है इंटरनल नॉइज़ का मतलब ये है कि इनकोडिंग के टाइम पे ट्रांसमीटर के पास और डिकोडिंग के टाइम पे रिसीवर के पास कोई भी अगर मिस्टेक होती है, तो उसको इंटरनल नॉइज़ कहेंगे। एक्सटर्नल नॉइज़ का मतलब ये है कि अगर जो है बाहर का नॉइज़ सोर्स है कोई एक्सटर्नल, मीडियम के अंदर, मीडिया के अंदर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो गैप है, उसके बीच में अगर किसी भी तरफ का नॉइज़ क्रिएट होता है, तो उसको ये बोलते हैं एक्सटर्नल नॉइज़। तो इसमें रिसीवर के पास भी एक डिकोडर है, जो कि मैसेज को डिकोड कर रहा है और उसके बाद उसको करेक्ट कंटेंट में निकाल रहा है और उसके बाद ये डेस्टिनेशन को पहुँचता है, तो फाइनल स्टेप में ये बोलते हैं कि जो है इनिशियल जब मॉडल बनाया था, तो इन्होंने इसमें फीडबैक का सिस्टम नहीं लिखा था, लेकिन बाद में इन्होंने उसको चेंज किया और इन्होंने बोला कि जो है एक फीडबैक का भी कांसेप्ट होना चाहिए। नॉर्बर्ट वीनर जो है इसमें नॉर्बर्ट वीनर ने इसमें एक फीडबैक का जो है स्टेप भी बाद में इसको जोड़ दिया था। अभी हम बात करते हैं इस मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं। इट एक्सप्लेन्स द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी वेल। इन्होंने जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में जो तरह-तरह के बैरियर्स आते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। और ये शैनन वीवर इन्फॉर्मेशन थियरी जो है उसके हिस्सा है, ये बहुत ही रिवॉल्यूशन है क्योंकि इसमें पूरा कांसेप्ट जो है नॉइज़ का और इनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्शंस बीच में कैसे होते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से जो है इन्होंने डिस्कस किया था। इन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम, सिमेंटिक प्रॉब्लम और उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको सबको बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। टेक टेक्निकल प्रॉब्लम में इन्होंने बताया है कि डिकोडर, इनकोडर और चैनल जो है, उसके बीच में जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सिमेंटिक प्रॉब्लम में अगर मैसेज आपने भेजा है, उसको जो रिसीव हुआ है उससे अलग है, तो उसको सिमेंटिक प्रॉब्लम बोलेंगे क्योंकि आपने भेजा ए और वहाँ पहुँच गया बी, तो इसका मतलब ये सिमेंटिक प्रॉब्लम हो गया। उसके अलावा इफेक्टिवनेस फ्रॉम हाउ द मैसेज कैन कॉज़ अ रिस्पॉन्स रिएक्शन फ्रॉम द रिसीवर। तो अगर रिएक्शन जो रिस्पॉन्स जो चाहिए सेंडर को, अगर वो उसका जो इंटेंशन जो था, वो अगर वो मैसेज का वो रिस्पॉन्स इफेक्टिवनेस अगर जो है वो नहीं मिला रिसीवर से, तो इसका मतलब ये इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा क्या है कि ये जो है इस ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन इनटू अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स। कम्युनिकेशन को एक छोटे-छोटे स्टेप में प्रॉपर जो है ये ब्रेक डाउन कर रहा है। ये एक इसका एडवांटेज है।
और ट्रांसफरेबल टू मल्टीपल सिचुएशंस। कहने का मतलब ये मॉडल ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बहुत सारे जगह पे, कई जगह पे इसको जो है भेजा जा सकता है, इसलिए बहुत सारे सिचुएशंस में ये जो है मॉडल काम कर सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो ये एक लीनियर मॉडल है। फीडबैक का ज़्यादा इसमें रिगार्ड इनिशियल में नहीं है, हालाँकि बाद में जैसे बताया मैंने कि वीवर ने बाद में इसमें जो है फीडबैक का भी कांसेप्ट जोड़ दिया था। दूसरा क्या है, डज़न्ट अकाउंट फॉर पावर रिलेशनशिप्स। एक जो है ये सोशल साइंटिफिक लुक जो है इंफॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रेट अलग-अलग जगह पे अलग-अलग किया जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा जो है अकाउंटिंग इसमें नहीं की गई है, अकाउंट फॉर ज़्यादा नहीं करता है। इसके अलावा इट डज़न्ट एड्रेस वन टू मैनी कम्युनिकेशन। ये जो है वन टू मैनी कम्युनिकेशन को जो है ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता है। ये जो है साइलेंट है, इसको क्या है मदर ऑफ ऑल मॉडल्स भी बोला जाता है। लेकिन एक सेंडर जो है और मल्टीपल रिसीवर हैं, तो उसको किस तरह से सारे लोग डिकोडिंग और कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम है। और लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो मास कम्युनिकेशन के लिए इससे बेटर मॉडल है। अभी नेक्स्ट मॉडल हम बात करते हैं, ओस्गुन स्क्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये 1955 में आया था। तो चार्ल्स इगर्टन ओस्गुन जो थे, उन्होंने वो और इसके अलावा विल्बर लैंग स्क्रम है, ये 2 लोगों ने मिल कर के इस मॉडल को बनाया है। और जो ऑसगुंड थे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एक प्रोफ़ेसर थे। उन्होंने बहुत सारे बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे जो है सिमेंटिक, कॉग्निटिव बिहेवियर, क्रॉस कल्चरलिज़्म, साइकोलिंग्विस्टिक थियरी और पीस स्टडीज़, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था। इसी तरह से जो विल्बर लैंग स्क्रम थे, वो एक स्कॉलर थे, वो जो है मास कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी किया था। उनको जो है कम्युनिकेशन स्टडीज़ के जो है का एक जो है फाउंडर भी बोला जाता है कि कम्युनिकेशन स्टडीज़ के फील्ड में जो है जो स्टडी जो ज़्यादा किया जाता है उसका एक फाउंडर इनको कहा जाता है। तो इन्होंने काफ़ी काम इसके ऊपर किया था। जो इनका मॉडल है अभी इसके ऊपर हम देख लेते हैं। मॉडल में आप देखेंगे इसमें तो जो सेंडर है उसकी तरफ है इनकोडर है, इनकोड कर रहा है मैसेज को, फिर इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेटर भी है और डिकोडर भी है। डिकोडर इसलिए है कि जब फीडबैक आएगा तो उस रिसीवर से, तो उसको जो है डिकोड करके दोबारा से इंटरप्रेट करेगा। और दूसरा जो है रिसीवर की तरफ डिकोडर है, तो उसके बाद इंटरप्रेटर है, फिर दोबारा दोबारा फिर इनकोडर है, क्योंकि वो भी अपना जो है उनसे चीज़ों को कन्वे कर सकता है। तो इस तरह से ये जो है एक फीडबैक बेस्ड मॉडल है और एक साइक्लिक मॉडल है। और इसमें जो इंटरप्रिटेशन है मैसेज का वो स्टार्ट से एंड तक जाता है। और जितने भी मैसेज हैं इसमें जो रिसीव हो रहे हैं वो भी रिसीवर के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से रिसीव हो रहे हैं, तो इसमें इंटरप्रिटेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। अगर हम इसके मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो एक सर्कुलर मॉडल है। इनकोडर जो है क्या कर रहा है कि इनकोडिंग मैसेज भेजते समय इनकोडिंग का काम कर रहा है। और जो फर्स्ट वाला है लेफ़्ट साइड वाला वो जो है क्या है कि एक जो है मैसेज का ओरिजिनेटर का भी काम कर रहा है। और डिकोडर जो है वो रिसीव जो कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है। इसके बाद इंटरप्रेटर है, वो जो है मैसेज को एनालाइज, उसको परसीव करना, उसको अंडरस्टैंड करना, इसका काम इंटरप्रेटर का है। तो ये जो है सेंडर रिसीवर मॉडल को जो है एक तरह से ब्रेक करता है। ये कम्युनिकेशन एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में दिखाता है। इसमें सिमेंटिक नॉइज़ जो है वो उसका जो है इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, बट इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है उसके अंदर उसको जो है पता चल जाएगा। तो इसके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं मॉडल के, तो ये कम्युनिकेशन इज़ सर्कुलर इन नेचर। दूसरा, कम्युनिकेशन यूजुअली इक्वल एंड रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों तरफ से जो है इक्वल बनाया हुआ है। सेंडर जो भेज रहा है रिसीवर को और रिसीवर भी उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है। मैसेज रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैसेज के अंदर इंटरप्रेटर का भी इसमें इन्होंने दे रखा है, इंटरप्रिटेशन का भी काम हो रहा है। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन। जो है इसमें कम्युनिकेटिंग में 3 स्टेप का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। अभी हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेज की। तो इस एडवांटेज ऑस्कुड स्क्रम मॉडल का क्या है कि डायनेमिक मॉडल, इसमें
सिचुएशन किस तरह चेंज हो रहा है, रिसीवर का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो है एक साथ चल रही हैं, तो इसलिए एक बहुत ही डायनेमिक मॉडल है। इट शोज व्हाई रिडंडेंसी इज़ एन एसेंशियल पार्ट। ये भी बता रहा है कि रिडंडेंसी की बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी है हमारे कम्युनिकेशन में, ये दिखा रहा है। और इसके अलावा जो है कोई सेपरेट सेंडर रिसीवर इसके अंदर नहीं है। सेंडर रिसीवर इज़ द सेम पर्सन दैट इज रोल ऑफ सेंडर रिसीवर कीप्स चेंजिंग। जो है कभी जो है सेंडर जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर सेंडर बन रहा है, तो इस तरह से उनका जो है रोल चेंजिंग भी, रोल चेंज का भी काम हो रहा है इसमें। एज्यूम कम्युनिकेशन टू बी सर्कुलर इन नेचर, क्योंकि कम्युनिकेशन इसके अंदर जो है कहीं फेल नहीं है, लीनियर नहीं है, एक सर्कुलर नेचर का कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर फीडबैक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिसीवर भी कुछ भी बता सकता है, सेंडर को भी सर्कुलेट कर सकता है, तो वो भी सेंडर बन सकता है, तो इसलिए फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है इसका। इस मॉडल के डिसएडवांटेज क्या है? दिस मॉडल डजंट टॉक अबाउट सिमेंटिक नॉइज एंड इट एज्यूम्स द मोमेंट ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये क्या करता है कि ये सिमेंटिक नॉइज़ को नहीं दिखा रहा है, एनकोडिंग और डिकोडिंग को खाली दिखा रहा है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। ये आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए तो ये मॉडल अच्छा है, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के लिए इस मॉडल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर मास कम्युनिकेशन में आप जो रिसीवर है वो सेंडर के काम करने लगेंगे, तो इतने लोगों की तादाद में अगर एक साथ लोग कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे तो उसमें नॉइज खाली पैदा हो जाएगी, तो ये मॉडल एक तरह से फेल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूकॉम मॉडल। न्यूकॉम मॉडल 1953 में ये मॉडल आया था। तो थियोडोर यम न्यूकॉम, ये साइकोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी साइकोलॉजी के ऊपर लिखी। पर्सनालिटी एंड सोशल चेंज 1943 में, सोशल साइकोलॉजी 1950 में। इन्होंने अपना जो है सोशल अप्रोच जो है उसको पब्लिश किया था कम्युनिकेशन के फील्ड में, और उसको इन्होंने बोला था एबीएक्स सिस्टम। एबीएक्स सिस्टम बाद में क्या है जाकर के एक जो है न्यूकॉम का मॉडल बन गया। और इसको जो है इन्होंने जो पब्लिश किया था, किस नाम से पब्लिश किया था? एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्ट। ये 1953 में ये पब्लिश किया था उन्होंने, और यही जो है उनके न्यूकॉम के मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट अप्रोच करता है कम्युनिकेशन में। इसका बेसिक पर्पज ये है कि कम्युनिकेशन जो है एक सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी में किस तरह से सोशल रिलेशनशिप को बना के रखना है, उसके लिए जो है कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर ये मॉडल चर्चा करता है। इस मॉडल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि ए है जो मैसेज का सेंडर है, और बी है मैसेज रिसीवर है, और एक्स जो है ए बी एक्स, क्योंकि ये मॉडल है, तो ए बी एक्स क्या है? वो टॉपिक है, वो कंटेंट, किस चीज़ के ऊपर इनको बात करना है। तो न्यूकॉम का मॉडल जो है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में काम कर रहा है ए बी एक्स सिस्टम में। और एक्स जो है क्या है? वो मैटर ऑफ कंसर्न है, टॉपिक यानी कि मैटर ऑफ कंसर्न वो है। ए सेंडर हो गया, बी रिसीवर हो गया है। अब रिलेशनशिप अगर हम ए बी के बीच में बात कर सकते हैं, तो वो चाहे वो स्टूडेंट और टीचर की बात भी कर हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट और पब्लिक के हो सकता है, या फिर न्यूज़पेपर और रीडर हो सकता है। अगर ए न्यूज़पेपर है तो बी रीडर हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा कि वो टॉपिक हो जाएगी। तो इस तरह से सेंडर रिसीवर जो है सेम फ्लो में, हाँ, लेकिन एक्स जो है क्या है कि उनका फ्लो ऑफ रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। जो टॉपिक है, जो मैटर है, वो जो है इनके बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। तो एक्स जो है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, वो कोई इश्यू हो सकता है, या कोई पॉलिसी हो सकती है इसके अंदर। तो ये इस तरह से इस सिस्टम काम कर सकता है। और ये जो है इसके मॉडल के अंदर क्या है कि लोगों की जो इन्फॉर्मेशन नीड है उसको ये जो है एक तरह से जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है इस मॉडल में। और इस मॉडल के मेन हाइलाइट्स यही हैं कि सेंडर रिसीवर आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज एटसेट्रा। मतलब सेंडर क्या है? सेंडर सेंड कर रहा है, तो वो एक कोई एजेंसी हो गया, और जो रिसीवर है वो उसके सेम उसमें इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर कहीं कोई फीडबैक वगैरह सिस्टम ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता है इस मॉडल में। डज नॉट डिस्कस नॉइज, ये न्यूज नॉइज के ऊपर इसने कोई बातचीत नहीं किया है। मैसेज इज प्री डोमिनेंट, इसके अंदर क्या है? जो मैसेज या कंटेंट है, जो एक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। और लार्जली डिफाइंस ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मॉड कम्युनिकेशन सब। तो इसमें जो है ये क्या है? ज़्यादा डिफाइन किसको करता है? ग्रुप कम्युनिकेशन को। कुछ एक्सटेंड तक मास कम्युनिकेशन को भी डिफाइन करता है। और इंटरेस्ट जो है सेंडर रिसीवर दोनों का सेम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल जो है वो गवर्नर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। गवर्नर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये 1956 में आया था, और इसको जो है जार गवर्नर ने इस मॉडल को लाया था। और
वो कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे और उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ में, टेम्पल यूनिवर्सिटी, विलानोवा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ये प्रोफेसर रह चुके थे। और इन्होंने अपना मॉडल का जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही जनरल टाइप से जो है मतलब इन्होंने निकाला था उस मॉडल को। तो अभी इसके अंदर अगर आप देखेंगे मॉडल को ध्यान से, तो इसमें एक ई है, एक एम है और एक एस है। तो एम के साथ E1 भी है और एस के साथ E2 है। तो ई क्या है, ई एक कोई इवेंट है। एम जो है मैन या मशीन है और E1 जो है वो परसीव्ड मैसेज बाय एम। तो ई अगर कोई इवेंट हुआ तो E1 जो होगा वो उसका जो है परसीव किया उस मैसेज को, या जो भी इवेंट हुआ उसको किस तरह से एम ने सोचा। उसके बाद उसने क्या किया कि एस को जो है सिग्नल या किसी फॉर्म में जो है उसको कंटेंट को जो है क्रिएट करके और उसको जो है E2 के फॉर्म में जो है फाइनली कंटेंट, पहले तो ई को जो है एक हाइपनिंग हुआ, उसके बाद E1 जो है वो उसको जो है क्या किया, एम ने उसको परसीव किया कि ये इस तरह से होगा। और उसके बाद जो है एस जो है, एस में जो है क्या E2 जो है क्या है, वो कंटेंट वो है जो भी हैपनिंग हुई है या कोई इवेंट हुई है उसको किस तरह से उसको क्रिएट किया गया है एम के द्वारा, उसको हम E2 बोलेंगे। तो परसीव किया E1 और कंटेंट क्रिएट किया E2। अभी इसके अंदर अगर हम बात करेंगे इस मॉडल के करेक्टरिस्टिक की, तो इसके अंदर जो है क्या है कि कोई भी इवेंट है ई जो हैपन होता है रियल लाइफ में, उसके बाद यम जो है कोई मैन आदमी भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकता है। वो उस इवेंट को कितना समझता है, किस हिसाब से समझता है, तो वो एक जो है E1 बन जाएगा। उसके बाद वो समझने के बाद उसको किस तरह से उसको क्रिएट करता है मैसेज को, ताकि आगे बाकी पब्लिक के अंदर जो है भेजने के लिए, तो वो जो है उस जिस तरह से जो क्रिएट करेगा मैसेज को वो बाद में क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने इस मॉडल को बनाया था। इसका जो एडवांटेज ये है मॉडल कि स्ट्रक्चर्ड नॉट इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल इवेंट। पहली बात तो जो मैसेज का स्ट्रक्चर है, वो जो स्ट्रक्चर मैसेज का बनाया है ई से E2 जाते जाते जो है, E2 जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर है मैसेज का, तो ई से E1 बना, E1 से E2 बना, तो इसका मतलब वो जो है ओरिजिनल इवेंट नहीं है। उसके अंदर काफ़ी मैनिपुलेशन या जो है आप बोल सकते हैं उसमें काफ़ी चेंजेज हो चुके हैं। ये मॉडल इसके ऊपर भी भाग है, हाउ मैसेज इज क्रिएटेड, हाउ मैसेज इज कंट्रोल्ड, इसके ऊपर ये फोकस करता है। क्योंकि मैसेज जो है क्रिएट करने वाला भी जो है वो सेंडर है और उसको कंट्रोल करने वाला भी, कि एक्चुअल हैपनिंग कुछ और हो रही है और वो पब्लिक को मैसेज बना करके भेज कुछ और रहा है। तो इस तरह से वो जो है मैसेज को कंट्रोल करने का फोकस और क्रिएट करने का फोकस इसके अंदर ज़्यादा दिया है। इसमें जो इस मॉडल ने क्या किया है कि इसने कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल बना दिया है। ये इसमें 2 डायमेंशन का पर बना डाल दिए हैं। एक तो जो है वो किस तरह से जो है समझ रहा है और किस तरह से उसको बना रहा है। तो इसमें कंट्रोलिंग और क्रिएशन का जो है एक 2 डायमेंशन इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है। अभी नेक्स्ट मॉडल है वेस्टली एंड मैकलन मॉडल 1957 में। ये ब्रूस एच वेस्टली और एम एस मैकलन, इन दोनों के द्वारा जो है ये बनाया गया था। तो जो वेलेस्ली थे वो एक टीचर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन में थे और मेडिसन में। और जो मैकलिन थे वो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में और यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म स्कूल के अंदर उन्होंने जो है प्रोफेसर रहे थे। वो दोनों ने मिल करके इस मॉडल को जो है बनाया था। स्पेशली इनका मेन एम था मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए। और आप इस मॉडल को जैसे आप देखते हैं, तो इस मॉडल के अंदर आपको बताया गया है कि इसमें X1 X2 X3 X4 XN जो लिखा हुआ है, ये बहुत सारे जो है मतलब सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। तो जो सेंडर ए है, ए सेंडर है और बी इसके अंदर रिसीवर है। और इसके बीच में इन्होंने एक सी को डाल दिया है। सी क्या है कि वो एक कंट्रोलर बीच में है। तो अब इस मॉडल को समझेंगे दोस्तों, तो ए से बी को मैसेज जाना है और बीच में जो है सी कंट्रोल कर रहा है। तो कहने का मतलब सी क्या चाहता है जो कि बी को जाए, वही कंट्रोल करके जो बताएगा ए को, वही ए बाद में लास्ट में जो है बी को भेजेगा। और इसके अलावा X1 X2 X3 ये क्या है, सोर्सेज ऑफ मैसेज हैं। तो सबसे पहली बात तो ए के पास बहुत सारे मैसेज के सोर्स हैं, वहाँ से वो फाइल या रिपोर्ट जो भी होता है वो उसको रिसीव करता है। उसके बाद वो रिसीव करते समय जो है, जब वो मैसेज को भेजता है बी के लिए, तो उसके बीच में एक गेट कीपर काम सी कर रहा है, जिसको आप जो है एडिटर भी बोल सकते हैं
कि वो मैसेज की एडिटिंग कर देता है। एडिटिंग करके क्या एक्चुअली सी को बी को भेजना है वो आगे वही भेजने देता है। तो इस तरह से इसके अंदर दोस्तों जो है मैसेज को कंट्रोल करने का काम, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्रिंट जर्नल, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब चीज़ों के अंदर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ये इस तरह से ही काम होता है। इसमें गेट कीपर्स जो पब्लिक को क्या पढ़ना है, क्या सुनना है और क्या देखना है, उसके हिसाब से वो ऑडियंस के हिसाब से उसको जो है एडिटिंग कर देते हैं। तो ये एक तरह से जो है आप ये समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल जो इवेंट है उसकी जो रियलिटी है वो किसके हाथ में है, सी के हाथ में। तो ये कंट्रोल्ड मैसेज हो रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या इस मॉडल के हैं कि ये इसमें पहली बात तो एक फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, प्रीडोमिनेटली अकाउंट फॉर फीडबैक। क्योंकि फीडबैक जो पब्लिक क्या बोलना है, क्या समझना, क्या सुनना चाहती है, क्या देखना चाहती है, उसके हिसाब से वो फीडबैक के हिसाब से ही एडिटर काम कर रहे हैं। इट कैन अकाउंट फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि ये जो है इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन सभी में जो है इसको यूज किया जा सकता है। ये जो है एक प्रेडिक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, वेरी डिस्क्रिप्टिव आल्सो। इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है और प्रॉपर एक प्रेडिक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है कि इसी तरह से जो है जल्दी जो है काम होता है। इट आल्सो अकाउंट फॉर नॉन बाइनरी इंटरेक्शन, दिस मीन दैट इट विल रिमेन गुड इवन फॉर कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग मोर दैन टू सोर्सेज। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कितनी भी सोर्सेज से भी अगर इंफॉर्मेशन आता है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उनको सबको ये हैंडल कर सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बेल्सरी और मैकलिन जो है कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, ये 2 डायमेंशनल मॉडल है और ये इट कैन नॉट अकाउंट फॉर मल्टी डायमेंशन। तो ये मल्टी डायमेंशन का कंसेप्ट इनके अंदर नहीं है। मॉडल फेयर्स टू टेक अकाउंट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड द अदर सिस्टम थ्रू विच वी फिट इनटू सोसाइटी। नॉर्मली वन इज नॉट ए डिपेंडेंट अपॉन द मीडिया एज द मॉडल इम्प्लाई। ये मॉडल क्या इम्प्लाई करता है कि कंटेंट को किस तरह से कंट्रोल करके पब्लिक को दिया जा रहा है और पब्लिक जो है उसी के ऊपर जो है जो भी बोल देंगे उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये मॉडल फेल करता है। अभी नेक्स्ट मॉडल की हम बात करते हैं, डेविड के बेरलो का SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये 1960 में ये मॉडल आया था। डेविड के बेरलो जो है अमेरिकन अमेरिकन कम्युनिकेशन थियोरिस्ट थे और ये जो है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया करते थे और वो जो है इन्होंने बाद में ये भी सर्व किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके प्रेसिडेंट भी थे। तो इनका जो मॉडल है ये कोई पार्टिकुलर कम्युनिकेशन से स्पेसिफिक मॉडल नहीं है और इसमें जो है बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्होंने इसके अंदर जोड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे सोर्स का, सोर्स के अंदर इन्होंने बोला कम्युनिकेशन स्किल होगा, उसके बाद एटीट्यूड्स होगा, नॉलेज होगा, सोशल सिस्टम होगा और कल्चर होगा। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये इंडिविजुअल का स्किल है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा एटीट्यूड में जो है बोलते हैं कि ऑडियंस के टूवर्ड्स उसका एटीट्यूड क्या है। इसके अलावा नॉलेज मतलब वो सब्जेक्ट मैटर का अच्छी तरह से नॉलेज उसको और किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकता है, नॉलेज उसको ये भी नॉलेज होना चाहिए। फिर सोशल सिस्टम में ये इनको बहुत सारे एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के। सोसाइटी के अपने वैल्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, कल्चर होते हैं, रिलीजन होते हैं और उसके अलावा जनरल अंडरस्टैंडिंग एक सोसाइटी का होता है। तो ये सारी चीज़ें सोशल सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद जो कल्चर है, पर्टिकुलर सोसाइटी का अपना अपना अलग अलग कल्चर होता है। तो ये सारी चीज़ों को सोर्स क्या है कि ये सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से समझ करके तब उसके बाद वो अपना जो भी मैसेज जो कन्वे कर रहा है उसको जो है मैसेज को बनाता है। तो इसके अंदर इनकोडर क्या है, इनकोड कर देता है मैसेज को। फिर मैसेज में अगर जा जाते हैं, मैसेज में पहली बात तो कंटेंट है, मेन मैसेज। उसके बाद उसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जो है जैसे कि लैंग्वेज, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब उसके कंटेंट के एलिमेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है मैसेज को किस तरह से आपने पैक किया है, किस तरह से आप पब्लिक को जो है कन्वे करना, किस तरह दिखाना चाहते हो, उसको मैसेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर, मैसेज को किस तरह से आपने अरेंज किया है ताकि जो है सीक्वेंशियली किस तरह बनाया है वो जो है स्ट्रक्चर मैसेज का हो जाएगा। उसके बाद उसको एक कोड करना कि ताकि वो आगे जा कर के डिकोड भी हो सके। फिर चैनल आता है, चैनल के बीच में हियरिंग हुआ, सीइंग, विजुअल, विजुअल चैनल हो गया, हियरिंग मतलब सुनने का जो है चैनल, ऑडियो चैनल। फिर उसके बाद टचिंग, तो उसको जो है मैसेज को जो है किस तरह से सेंस करना है। टचिंग का मतलब एक सेंस है। जैसे आप जो है कोई टच करते हैं, जो है कोई चीज़ खरीदते हैं आप,
खाने वाली चीज़ें खरीदनी हैं तो उसको आप टच करके देखते हैं। तो इस तरह से स्मेलिंग का भी है कि परफ्यूम, फूड जैसे स्मेलिंग का भी फ़ीचर है। उसके बाद टेस्टिंग जो है टंग का किस तरह से जो है आप उसको डिसाइफ़र कर रहे हैं, या जैसे खाना है तो उसको खाने वाली चीज़ है उसको टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें कहने का मतलब कि वो हर चीज़ को जो है चैनल जो है सारी चीज़ों को सेंस करता है। इसके बाद डिकोडर एक आ जाता है और डिकोडर के बाद लास्ट में रिसीवर है। रिसीवर जो है क्या करेगा कि रिसीवर में कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके बाद जो है एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर जो सोर्स के थे वो सारे के सारे दोस्तों रिसीवर में भी वही सेम चीज़ें आ जाती हैं। अभी इसका जो है इनका मॉडल का जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो क्या है कि इसमें नो फीडबैक पब्लिक डोंट नो अबाउट द इफेक्ट। तो ये फीडबैक के बारे में कोई कुछ है नहीं, तो इसलिए रिसीवर पे जाके एक्चुअल जो उन्होंने जो कंटेंट जो बनाया है उस कल्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ तक एक्चुअल कैसे पहुँचा उसके बारे में क्लियर जो है फीडबैक नहीं है। डजंट मेंशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कोई बैरियर कहीं कोई इनवाइस कुछ है उसके बारे में कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स मॉडल है और ये एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ही तरफ से एक तरफ जा रहा है। और दूसरा जो है नीड्स पीपल टू बी ऑन सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इसमें जो है क्या है सब पीपल को भी जो भी ऑडियंस है उनको भी सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में होना चाहिए, जो कि जनरली जो है रियल लाइफ में नहीं होता है। और इसका मेन ड्रामा क्या है, ये ओमिट्स द यूजेज ऑफ सिक्स सेंस एज ए चैनल। तो मतलब जो है जो चैनल का जो एक्चुअल जो है वो जो एक उसको सिक्स सेंस बोल सकते हैं, तो उस चीज़ को ये जो है ओमिट कर रहा है। ये ह्यूमन बीइंग के जो है थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है, बट जो है वो एक्चुअल जो चैनल का सिक्स सेंस होता है उसको इन्होंने जो है मिसिंग कर रखा है। अभी हम बात करते हैं स्क्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्क्रम का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1954 में आया था। ये इनको फादर ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये अपने इस मॉडल का के बारे में इन्होंने अपनी बुक मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये बुक इन्होंने 1954 में प्रकाशित की थी। उसके अंदर इन्होंने इस मॉडल के ऊपर काफ़ी विस्तृत रूप से बताया था। अब इन्होंने क्या अपने मॉडल को, अभी इनके मॉडल को समझते हैं, तो इसमें मॉडल में इन्होंने क्या किया है कि ज़्यादातर इन्होंने ग्राफिक, वीडियो मतलब पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो है क्या है आईटी से रिलेटेड ही ये मॉडल है। सेंडर है, इनकोडर है, उसके बाद सिग्नल है, नॉइज़ है, डिकोडर है, रिसीवर है। तो ये सारे जो है फ़ील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, 2 सेट ऑफ फ़ील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। एक जो है सेंडर की तरफ, एक जो है रिसीवर की तरफ, और उसके बीच में जो सिग्नल और बीच में जो नॉइज़ जो मीडियम है वो भी उनके दोनों के बीच में आता है। तो इस तरह से इन्होंने इस मॉडल को बनाया हुआ है। और इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ फीडबैक भी है, क्योंकि रिसीवर के बाद ये दोबारा सेंडर को फीडबैक भी भेज रहे हैं। नेक्स्ट मॉडल है डांस हेलिकल मॉडल। ये 1967 में ये मॉडल आया था। ये डांस हेलिकल जो थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए इन्होंने इस मॉडल को इन्होंने तैयार किया था। और इन्होंने कम्युनिकेशन के अंदर कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके ऊपर ही ख़ास ज़्यादा फ़ोकस किया था। इसका जो है क्या एक्सप्लेन करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक जो है बोलते हैं कि जो है कम्युनिकेशन जो है एक हेलिक्स के स्ट्रक्चर में काम करता है। और बॉटम और स्टार्टिंग वेरी स्मॉल, इस धीरे 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 कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ जैसे बढ़ता जाता है सर्कुलर मोशन करते हुए, ये उतना ही बड़ा होता जाता है। लास्ट में इतना बड़ा हो जाता है कि जो है ये मतलब सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है। और बहुत ही ज़्यादा पूरे जो है हर जगह पे जो है ये फैल जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इस मॉडल को बनाया था कि धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया था कि एक चाइल्ड जो है पैदा होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, रोना-चिल्लाना शुरू करता है। यही उसका जो है मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन होता है। और वो क्या है, अगर उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कहीं कुछ दर्द होगा, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, तो हर चीज़ में वो रोना शुरू कर देता है। तो वो उसको पता चल जाता है पेरेंट्स को कि ये क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। अब उसके बाद धीरे-धीरे जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो जो है और भी चीज़ें कम बोलना शुरू कर देगा। उसके बॉडी लैंग्वेज धीरे-धीरे शुरू हो जाएँगी। तो इस तरह से वो अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप, तो इस तरह से हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने बोला कि इसी तरह से कम्युनिकेशन डेवलप होता है। तो यहीं पे दोस्तों हमारा आज का ये मॉडल ऑफ़ कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। हम सारे कम्युनिकेशन मॉडल पे जिसमें चर्चा की, उम्मीद है कि आपने उसको पूरे को समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम कुछ नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।